वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने परीक्षा मंथन के आज का सेशन जो होगा। हम सेशन में परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 करंट अफेयर जो है ये हमारा आज का पार्ट होगा 19। कौन सा पार्ट होगा? 19। 18 तक आपका अपलोड किया जा चुका है। आज का जो हमारा पार्ट होगा पार्ट 19 होगा। परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 का पार्ट 19। ओके, तो हमारा ये पार्ट होगा आज का 19। ओके, चलिए ये आपका पार्ट 19 है आज का। और 18 तक आप जाके प्लेलिस्ट में चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें आज के हमारे सिलेबस पे। तो उसमें इसमें आज का हमारा जो चैप्टर है, आज का टॉपिक है विधि एवं न्याय। ठीक है, विधि एवं न्याय इसका आज का हमारा टॉपिक है। और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, विधि एवं न्याय। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम लोग आज जो पढ़ेंगे अधिकरण सुधार सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश 2021, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित जो संशोधन विधेयक पारित हुए हैं 2021 उसे देखेंगे, जिसमें कि गोद लेना परिभाषित किया गया है। जम्मू और कश्मीर की पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 देखेंगे। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतर से निषेध विधेयक 2020 को भी देखेंगे। नेविगेशन के लिए मैरीन एड्स समुद्री सहायता विधेयक 2021 को देखेंगे। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान से संशोधन विधेयक जो 2021 है उसे भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ ये जितने टॉपिक हैं सबको हम लोग आज देखेंगे एक साथ। आज का हमारा जो सेशन होगा थोड़ा लंबा और बड़ा वीडियो होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक बने रहें और शुरू से अंत तक देखें। इससे आपको एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए फिर से जो भी नए छात्राएं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। चलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है अधिकरण सुधार सुव्यवस्थीकरण सेवा और सेवा शर्तें अध्यादेश 2021। ठीक है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ओवर सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं अप्रैल 2021 में भारत के राष्ट्रपति ने अधिकरण सुधार या बोल सकते हैं सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश जारी किया है। ठीक है, क्या किया है? भारत के राष्ट्रपति ने अप्रैल 2021 में अधिकरण सुधार माने सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें के लिए एक अध्यादेश 2021 में जारी किया। अब इस अध्यादेश के द्वारा क्या होगा तो मौजूदा अपीलीय अधिकरणों के कार्यों को दूसरे न्यायिक निकायों यानी कि उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। अध्यादेश के तहत किए गए परिवर्तन मद्रास बार एसोसिएशन मामले में पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर ही आधारित है। नेक्स्ट है आपका अध्यादेश से क्या बदलेगा, ये जानना जरूरी है। तो क्या बदलेगा? इस अध्यादेश द्वारा वित्त अधिनियम मतलब फाइनेंस एक्ट 2017 में संशोधन किया गया है। डायरेक्ट आपको पूछेगा 2021 के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग किस एक्ट में संशोधन किया गया है, तो 2017 के फिनांस एक्ट में संशोधन किया गया है ताकि खोज सहचयन सर्च कम सिलेक्शन समितियों के संयोजन और उनके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि से संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें अध्यादेश के द्वारा कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों को भंग करके तथा उनके कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों के लिए स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत इसके द्वारा केंद्र सरकार को अधिकरण के सदस्यों की अहर्ता नियुक्ति कार्यालय वेतन और भत्ते
और पद त्याग तथा निष्कासन तथा अन्य सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके द्वारा केंद्र सरकार को अधिकरण के सदस्यों की अर्हता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, पद त्याग या निष्कासन तथा अन्य सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि खोज एवं चयन यानी सर्च कम सिलेक्शन जो समिति होगी की सिफारिश पर अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति जो करेंगे अब केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति होगी। इसके प्रावधान के अनुसार समिति के अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें हम देखेंगे कार्यकाल क्या है, क्या होगा। तो कार्यकाल जो होगा इनका, अधिकरण का अध्यक्ष 4 वर्षों की अवधि तक अथवा 70 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो भी पहले हो पद धारित करेगा। या तो उनका 70 वर्ष की आयु पूरी जा रहा है या 2 ही वर्ष में, तो या फिर 4 वर्ष तक की अवधि उनकी होगी, वो एज पूरा हो या न हो। ठीक है। अधिकरण के अन्य सदस्य 4 वर्षों की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो पद पर कार्य करेंगे। ठीक है। और उनके जो सदस्य होंगे उनके लिए 67 वर्ष एज है और अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष एज है, लेकिन 4 वर्ष अवधि दोनों के लिए। ठीक है। अब इस अध्यादेश में निम्नलिखित कानून के अंतर्गत स्थापित अधिकरणों को वित्त अधिनियम के दायरे से बाहर किया गया है। वित्त अधिनियम के दायरे से बाहर किया गया है, जिसमें सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, पेटेंट एक्ट 1970, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण भूमि और यातायात अधिनियम 2002। साथ में माल के भौगोलिक संकेत जिसे जीआई टैग होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम तो 1999, ये सबको इससे अलग किए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत वित्त के दायरे से बाहर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अब अधिकरण आ रहा है। अधिकरण होता क्या है? अधिकरण मतलब होता है ट्रिब्यूनल, एक अर्ध न्यायिक संस्था जिन्हें प्रशासनिक विवादों अथवा कर संबंधी विवादों को हल करने जैसी समस्याओं का निपटारा करने के लिए गठित किया जाता है। यह विवादों का फैसला करने, दावा करने वाले पक्षों के मध्य अधिकारों का निर्धारण करने, प्रशासनिक निर्णय लेने, मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करने जैसे आदि कार्य करते हैं। अब संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अधिकरण मूल रूप से संविधान का भाग नहीं थे। अधिकरण जो है मूल रूप से संविधान का भाग नहीं थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संशोधन के अधिनियम के माध्यम से इन प्रावधानों को संविधान में शामिल किया है। इसे हम याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि समिति के द्वारा अधिकरण का मूल संविधान भाग में जोड़ा गया है, तो आप बोलेंगे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें जो संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत माध्यम से इन प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है। पूर्व में ये अधिकरण मूल रूप से संविधान के भाग नहीं थे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में अधिकरणों से संबंधित भाग जोड़ा गया है तथा इसमें 2 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। उन अनुच्छेद 323 ए एवं 322 बी। 323 ए में क्या है? प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण लोक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को हल करने वाली अथवा न्यायिक संस्थाएं हैं। अनुच्छेद
323 बी क्या है, अन्य विषयों जैसे कि काराधन, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात, भूमि सुधार, खाद्य सामग्री, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, किराया और किराएदार के अधिकार आदि का समाधान करने हेतु अधिकरणों के गठन से संबंधित है 223 बी। नेक्स्ट आता है आपका अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने के कारण क्या हैं, कमजोर अधिनिर्णय और विलंब। अधिकरणों के अधिनिर्णय की गुणवत्ता ज्यादातर मामलों में खराब रही है। इसके साथ ही अंतिम निर्णय आने में देरी होती है क्योंकि सरकार इनमें सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त नहीं कर पाती है। इन सब कारणों से न्याय पाना, मुकदमा लड़ना महंगा हो गया है। इन पर आरोप है कि इन अधिकरणों की कार्यपालिका से स्वतंत्रता जैसे गंभीर मामलों पर अधिवक्ता बार एसोसिएशनों द्वारा वर्ष 1985 से ही लगातार आरोप लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका संबंधित चिंता क्या है। तो गौरतलब है कि इस अध्यादेश के बाद उच्च न्यायालयों के पास आने वाले मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। अध्यादेश के अंतर्गत प्रस्तावित मुख्य अपीलीय निकायों के कार्यों का हस्तांतरण किया गया है, जिसमें कि एक्ट, अपीलीय निकाय या प्रस्तावित अदालत। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग ये क्या है, अपीलीय ट्रिब्यूनल और इसका अदालत होगा उच्च न्यायालय। ट्रेडमार्क्स 1999 का अपीलीय बोर्ड होगा और उच्च न्यायालय होगा। कॉपीराइट एक्ट 1957 अपीलीय बोर्ड होगी। कमर्शियल अदालत तथा उच्च न्यायालय की कमर्शियल डिवीजन इसे देखेगी। एक्ट कस्टम एक्ट 1962 ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स, इसके लिए भी आपका उच्च न्यायालय होगा। पेटेंट्स एक्ट 1970 अपीलीय बोर्ड के माध्यम से और इसका भी उच्च न्यायालय होगा। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 एयरपोर्ट अपीलीय ट्रिब्यूनल और अनाधिकृत निवासियों द्वारा एयरपोर्ट परिसर में छोड़ी गई संपत्तियों के निपटारे संबंधी विवाद के लिए केंद्र सरकार निष्कासन अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपीलीय के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण, भूमि और ट्रैफिक एक्ट 2002 एयरपोर्ट अपीलीय ट्रिब्यूनल सिविल अदालत देखेगी और अपीलीय बोर्ड होंगे। इसके लिए वस्तु के भौगोलिक चिन्ह जीआई टैग के लिए पंजीकरण और संरक्षण एक्ट जो आपका 1999 है, इसके लिए अपीलीय बोर्ड होगा और इसका जो होगा प्रस्तावित अदालत उच्च न्यायालय होगा। अब बात करेंगे हम किशोर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण से रिलेटेड जो है संशोधन विधेयक 2021 गोद लेना को परिभाषित किया गया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री जुबिन ईरानी ने 15 मार्च 2021 को लोकसभा में किशोर न्याय यानी बच्चों की देखरेख और संरक्षण संशोधन बिल 2021 को पेश किया है। विधेयक किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण से रिलेटेड अधिनियम 2015 में संशोधन करता है। किस एक्ट में? तो 2015 के संशोधन 2015 के एक्ट में संशोधन करता है 2021। अधिनियम में कानून से संघर्षरत बच्चों और देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से संबंधित प्रावधान हैं। विधेयक में बाल संरक्षण को मजबूत करने के उपाय किए गए हैं। विधेयक में प्रस्तावित मुख्य सुझाव इस प्रकार है जो आगे हम देखेंगे। सबसे पहला, गंभीर अपराध क्या है? अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड उस बच्चों की छानबीन करेगा जिस पर गंभीर अपराध करने का आरोप है। गंभीर अपराध वे होते हैं जिनके लिए 3 से 7 वर्ष तक की जेल की सजा दी जाती है। विधेयक में यह जोड़ा गया है कि गंभीर अपराधों में ऐसे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिए 7 वर्ष से अधिक की अधिकतम सजा है और न्यूनतम सजा निर्दिष्ट नहीं की गई है या 7 वर्ष से कम की सजा हो। अधिनियम में प्रावधान है कि जिस अपराध के लिए 3 से 7 वर्ष की जेल की सजा है वह संज्ञेय जिसमें वारंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति होती है और गैर जमानती होगा। बिल इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि ऐसे अपराध गैर संज्ञेय होंगे। मतलब अगर वैसा है कोई भी तो ये प्रावधान बिल जो 2015 को संशोधन करके 2021 में किया गया है
वो संज्ञेय नहीं होंगे, वो गैर संज्ञेय होंगे। गोद लेना, दूसरा है गोद लेना। एक्ट में भारत और किसी दूसरे देश के संभावित, भारत या किसी दूसरे देश के संबाधित दत्तक यानी एडॉप्टिव माता पिता द्वारा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। संभावित दत्तक माता पिता द्वारा बच्चे को स्वीकार करने के बाद एडॉप्शन एजेंसी सिविल अदालत में एडॉप्शन के आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करती है। अदालत के आदेश से यह स्थापित होता है कि बच्चा एडॉप्टिव माता पिता का है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अदालत के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित एडॉप्शन के आदेश की जारी करेंगे। अधिनियम के अनुसार अगर विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत में अपने किसी संबंधी से बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसे अदालत से गोद लेने का आदेश हासिल करना होगा। विधेयक इसमें संशोधन करता है कि इसके स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट को एडॉप्शन के आदेश जारी करने का अधिकार देता है। अब आपको अदालत से नहीं लेके जिला मजिस्ट्रेट को एडॉप्शन के आदेश भी दिए जा चुके हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अपील क्या है इसमें, तो बिल में प्रावधान किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट के एडॉप्शन के आधार से पीड़ित व्यक्ति आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर डिविजनल कमिश्नर के सामने अपील दायर कर सकता है। अपील दायर करने की तारीख से 4 हफ्ते के अंदर उसे निपटारा किया जाना होगा। नेक्स्ट है, एक्ट में प्रावधान है कि अगर बाल कल्याण कमेटी यह निष्कर्ष देती है कि कोई बच्चा देख रेख और संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा नहीं है तो कमेटी के इस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं किया जा सकता है। बिल इस प्रावधान को हटाता है। चलिए, तो ये प्रावधान हटाता है, सीधा समझ लीजिए। एक्ट में प्रावधान है कि अगर बाल कल्याण कमेटी यह निष्कर्ष देती है कोई बच्चा देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा नहीं है तो कमेटी इस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं किया जा सकता है और बिल इस प्रावधान को हटाता है। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021। अब फिर एक यहाँ पे संशोधन विधेयक आ गया है जम्मू कश्मीर पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को 4 फरवरी 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया। कब किया गया? 4 फरवरी 2021 में राज्यसभा में पेश किया गया। यह विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। मैं 2019 में ही ना पुनर्गठन हुआ था 4 फरवरी 2000, और ये इसको जो है संशोधन कौन करता है? तो 4 फरवरी 2021। अब इसमें संशोधन क्या होता है देखते हैं। अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है। ठीक है, विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेता है। विधेयक जो है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेता है। विधेयक की मुख्य विशेषता हम लोग देखते हैं। निर्वाचित विधायिका संबंधी प्रावधानों को लागू करना। एक्ट में प्रावधान है कि संविधान का अनुच्छेद 339A जो कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू है, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होगा। क्लियर हो गया कि 239A जो कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू है, अब वही अनुच्छेद संविधान का जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होगा। अनुच्छेद 239A में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना प्रावधान है। क्या प्रावधान है? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें नंबर 1 पे है एक विधायिका होगी जो कि चयनित या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित हो सकती है, या नंबर 2 में एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है,
विधेयक में कहा गया कि अनुच्छेद 239A के अतिरिक्त संविधान के ऐसे कोई भी प्रावधान जिसमें राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों का संदर्भ हो और जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे। प्रशासनिक कैडर्स का विलय होगा। अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियोजन के आधार पर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य करना जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारियों की तैनातियां अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित AGMUT कैडर से की जाएगी। AGMUT कैडर में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा के 3 राज्य तथा सभी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। विधेयक इन धाराओं में संशोधन करता है और जम्मू और कश्मीर के मौजूदा कैडर अधिकारियों का विलय AGMUT कैडर में करता है। मतलब अब जो मौजूदा कैडर के अधिकारी का विलय कर दिया गया, अब AGMUT कैडर में करता है। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतर में निषेध विधेयक 2020, इसके बारे में हम लोग जान लें। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए गैर कानूनी धर्म परिवर्तन से निषेध विधेयक को पारित किया है कि जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है धर्म परिवर्तन करना। इसके लिए निषेध के लिए एक विधेयक को पारित किया गया है। विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या है? तो इस अध्यादेश के विधेयक से जबरन धर्म परिवर्तन करवाने को गैर जमानती अपराध माना गया है तथा इस अपराध के अंतर्गत 10 वर्षों तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ओके, अब है कि इस विधेयक में निम्न कार्यवाहियों को अपराध माना गया है। यदि धोखे में रखकर, लालच देकर, जबरन अथवा किसी अन्य प्रकार से दबाव देकर विवाह कर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो ये अपराध माना जाएगा। यदि नाबालिग, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिला का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो अपराध माना जाएगा। यदि सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो अपराध माना जाएगा। यदि मात्र विवाह के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो वह भी विवाह अमान्य होगा। नाम परिवर्तन कर किया जा रहा विवाह भी अमान्य होगा। इस अध्यादेश में कहीं भी अंतर धार्मिक विवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आप कर सकते हैं लेकिन धर्म परिवर्तन पे लगाया गया है। दंड का प्रावधान है जबरन, प्रलोभन अथवा किसी अन्य दबाव से किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। इस प्रावधान में आरोपी पाए जाने पर न्यूनतम कम से कम 15,000 रुपये अर्थदंड तथा साथ में 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान है, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी ध्यान रखेंगे। नाबालिग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के धर्मांतर पर करने में कम से कम 25,000 रुपया और 3 वर्ष का कारावास, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में न्यूनतम 50,000 रुपये का अर्थदंड और 3 वर्ष का कारावास का प्रावधान है, इसे भी 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के अंतर्गत नाबालिग SC ST वर्ग से संबंधित महिला व्यक्तियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति पर 50,000 जुर्माना और 2 से 10 साल का कारावास का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 1 से 5 वर्ष की जेल एवं 25,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना है। बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करने पर 5 से 10 वर्ष की जेल एवं 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और स्वतः धर्म परिवर्तन करना चाहें उन्हें 2 महीने पूर्व जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। जो स्वतः धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें पूर्व में ही यानी 2 महीना पहले जिला प्रशासन को सूचित करना होगा कि वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम देखते हैं इसमें क्या है। हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है धर्म परिवर्तन, तो उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। चलिए अब इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या विधेयक है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2019
हिमाचल प्रदेश में वैसे तो वर्ष 2017 से एक कानून लागू था जिसके तहत बलपूर्वक या धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतर पर रोक लगाई थी। हालांकि वर्ष 2019 के विधेयक में इसके प्रावधानों को और अधिक कठोर कर दिया गया है। वर्ष 2019 के विधेयक के अनुसार कोई भी व्यक्ति बल, अनुचित प्रभाव या फिर प्रलोभन या धोखे या फिर विवाह के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतर करने का प्रयास करता है, ऐसे कार्यों में सहयोग नहीं करेगा। विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतर करना चाहे तो उसे 1 माह पूर्व आवेदन करना होगा। विदित हो कि इसके तहत प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष, यदि नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है तो 7 वर्ष की सजा होगी। नेक्स्ट देखते हैं नेविगेशन के लिए मैरीन एड्स समुद्री सहायता विधेयक 2021 क्या है। नेविगेशन के लिए मैरीन एड्स विधेयक 2021 को 15 मार्च 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक भारत में नेविगेशन एड्स के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान प्रयास करता है। यह लाइट हाउस एक्ट 1972 को रद्द करता है। ये विधेयक है, ये लाइट हाउस एक्ट 1972 को रद्द करता है। इसमें भारत में लाइट हाउसेज के रखरखाव और नियंत्रण का प्रावधान है। बिल की मुख्य विशेषता को देखते हैं आगे विस्तार से। बिल का दायरा क्या होगा, तो बिल पूरे भारत पर लागू होता है, जिससे टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मेरीटाइम जोन शामिल हैं। नेविगेशन में सहायता। बिल के अनुसार नेविगेशन एड वेसल यानी जलयान के बाहर लगा ऐसा यंत्र, सिस्टम या सेवा है जिसे वेजल और वेसल ट्रैफिक के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए डिजाइन और ऑपरेट किया जाता है। एक वेसल में जहाज, नाव, सेलिंग वेसल, फिशिंग वेसल, सब समरसिबल और मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट शामिल हैं। नेविगेशन एड्स महानिदेशालय। बिल में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित को नियुक्त करेगी, जिसमें कि महानिदेशक होंगे, उप महानिदेशक होंगे, जिला निदेशक होंगे जिन्हें केंद्र सीमांकित कर सकता है। महानिदेशक नेविगेशन होंगे। एड्स के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना। केंद्रीय सलाहकार समिति होगी। केंद्रीय सलाहकार समिति कमेटी की नियुक्ति कर सकती है। इसमें बिल से प्रभावित हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले या क्षेत्र की विशेष जारी रखने वाले शामिल होंगे। सरकार CAC से निम्नलिखित संबंध में सलाह ले सकती है, जैसे कि नेविगेशन एड्स की स्थापना, इन एड्स को जोड़ना, उनमें फेरबदल या उन्हें हटाना, इन एड्स से संबंधित किसी प्रस्ताव की लागत या किसी उप समिति की नियुक्ति। इसके अतिरिक्त CAC इन मामला पर अतिरिक्त सलाह के लिए उप समितियों की नियुक्ति भी कर सकती है। नेविगेशन एड्स और वेसल ट्रैफिक सेवाओं का प्रबंधन। केंद्र सरकार नेविगेशन एड्स और वेसल ट्रैफिक सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी होगी। इनके प्रबंध से जुड़ी शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं। नेविगेशन एड्स लगाना, उनका रखरखाव, एड्स को जोड़ना, उनमें फेरबदल या उन्हें हटाना, एड्स के निरीक्षण के लिए अधिकृत करना, जो कि नेविगेशन की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, और जरूरत होने पर किसी जमीन का अधिग्रहण करना। वेसल ट्रैफिक के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं। वेसल ट्रैफिक सेवा प्रदाता को अधिकृत सेवा संचालित करने के लिए अधिकृत करना, वेसल ट्रैफिक सेवा से संबंधित प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन का एक्रेडिट करना और उन्हें मंजूरी देना, वेसल ट्रैफिक सेवा के लिए किसी पहलू में जोड़ने या फेरबदल करने के लिए किसी व्यक्ति से जोड़ने या फेरबदल करने की अपेक्षा करना। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की प्रावधान। विधेयक में प्रावधान किया है कि वैध प्रशिक्षण सर्टिफिकेट के बिना किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर नेविगेशन एड, एंसिलरी गतिविधियों सहित या वेसल ट्रैफिक सेवा के संचालन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार प्रशिक्षण देने वाले संगठनों को एक्रेडिट करेगी या नेविगेशन एड्स और वेसल ट्रैफिक सेवाओं का संचालन करने वाले
व्यक्तियों को मूल्यांकन करवाएगी। सहायता पर देय की वसूली। विधेयक में प्रावधान है कि नेविगेशन एक्ट पर देय को भारत आने और यहां से जाने वाले हर जहाज पर वसूला और जमा किया जाएगा। केंद्र सरकार समय समय पर देय की दर निर्दिष्ट करेगी। केंद्र सरकार कुछ वेसल्स को देय से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दे सकती है। इन वेसल्स में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: कोई सरकारी जहाज जो कि माल भाड़े या यात्री भाड़े के लिए कार्गो या यात्रियों को कैरी नहीं कर रहा है, या कोई अन्य जहाज, विशेष श्रेणी के जहाज या निर्दिष्ट यात्रा करने वाले जहाज। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान संस्था संशोधन विधेयक 2021। इसके अंतर्गत क्या है, तो इसे भी हम लोग अब देखते हैं। आज की क्लास थोड़ी बड़ा होगी, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और अंत तक देखेंगे। आज की वीडियो आपकी थोड़ा बड़ा होने वाली है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन बिल 2021 को लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया। विधेयक राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम 1998 में संशोधन करने का प्रयास करता है। 1998 के अंतर्गत पंजाब में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई थी और उसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान शोधित किया गया था। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का अर्थ है किसी एक्ट के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संस्थान जिसके पास परीक्षाएं संचालित करने, डिग्रियां, डिप्लोमा और दूसरी शैक्षणिक पदवियां या टाइटल्स देने की शक्ति हो। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को केंद्र सरकार से वित्त पोषण प्राप्त होता है। विधेयक के मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं। क्या क्या शामिल हैं, आगे हम देखते हैं। इसमें है आपका राष्ट्रीय महत्व के नए संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय महत्व के नए संस्थान। जैसे विधेयक 6 अन्य राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर घोषित करता है, जैसे कि अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में स्थित है। ठीक है। काउंसिल की स्थापना। विधेयक एक काउंसिल का प्रावधान करता है जो कि बिल के अंतर्गत आने वाले संस्थानों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करेगी ताकि फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान का विकास हो और मानदंड बरकरार रहे। काउंसिल के कामकाज में निम्नलिखित शामिल हैं: पाठ्यक्रम की अवधि और संस्थानों में दाखिल के मानदंडों से संबंधित मामलों पर सलाह देना, नंबर 1। दूसरा, भर्ती, सेवा शर्तों और फीस के लिए नीतियां बनाना। तीसरा, संस्थानों की विकास योजनाओं की समीक्षा करना और मंजूरी देना। चौथा है, केंद्र से धनराशि आवंटन के संबंध में सिफारिश करने के लिए संस्थानों के बजट अनुमानों की समीक्षा करना। काउंसिल के संयोजन। काउंसिल में निम्नलिखित सदस्य होंगे: चेयरपर्सन के रूप में फार्मास्यूटिकल पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी मंत्री पदेन। वाइस चेयरपर्सन के रूप में फार्मास्यूटिकल पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का राज्य मंत्री पदेन। हर गवर्नर बोर्ड के चेयरपर्सन पदेन। हर संस्थान के डायरेक्टर पदेन। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के चेयरमैन पदेन और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल पदेन। और संसद, लोकसभा और राज्यसभा के 3 सदस्य किसी पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक बना रहेगा जब तक वह उस पद पर है जिसके आधार पर वह काउंसिल का सदस्य बना है। काउंसिल के अन्य सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अधिनियम ने संस्थान के मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्थापना की है। बोर्ड में 23 सदस्य होंगे जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: चेयरपर्सन के रूप में प्रतिष्ठित शिक्षाविद या प्रोफेशनल, संस्थान का डायरेक्टर पदेन, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के 2 उद्योगपति और 3 संसद के सदस्य होंगे। ये होगी आपकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स।
बोर्ड गवर्नर बोर्ड के सदस्यों की संख्या प्रत्येक संस्थान में 12 करता है और बोर्ड की अध्यक्षता प्रतिष्ठित शिक्षावाद या प्रोफेशनल करेगा। बोर्ड के पदेन सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे। नंबर 1 संस्थान के डायरेक्टर, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्था से संबंधित केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग का ज्वाइंट सेक्रेटरी, संबंधित राज्य में मेडिकल या तकनीकी शिक्षा के संबंधित सेक्रेटरी और भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल का एक प्रतिनिधि। अन्य सदस्य शामिल हैं। 1 नंबर पे विशेष ज्ञान वाले 3 फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट, इनमें से कम 1 महिला हो। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के 2 उद्योगपति और तीसरा संस्थान के 2 प्रोफेसर। संस्थान के 2 प्रोफेसर भी होंगे। नेक्स्ट, मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, ये क्या है इसे भी जान लें हम लोग। मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को 4 फरवरी 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। यह मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 1996 में संशोधन करता है। अधिनियम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन से संबंधित प्रावधान है और यह सुलह प्रक्रिया को संचालित करने से संबंधित कानून को स्पष्ट करता है। विधेयक ऐसे ही प्रावधान करने वाले एक अध्यादेश का स्थान लेता है जिसे 4 नवंबर 2020 को जारी किया गया था। फैसले पर ऑटोमेटिक स्टे, 1996 के एक्ट में विभिन्न पक्षों के इस बात की अनुमति दी गई है कि वे आर्बिट्रेशन संबंधी किसी फैसले, आर्बिट्रेशन अवार्ड यानी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में दिए गए कोई आदेश के निवारण सेटिंग असाइड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदालतों ने इस प्रावधान की व्याख्या इस तरह की है कि अदालत के समक्ष वैसे ही निवारण के लिए कोई आवेदन रखा जाता है उसी क्षण आर्बिट्रेशन के फैसले पर ऑटोमेटिक स्टे लग जाएगा। 2015 में इस एक्ट में संशोधन किया गया और कहा गया कि आर्बिट्रेशन संबंधी किसी फैसले पर सिर्फ इस वजह से स्टे नहीं लगाया जाएगा क्योंकि उसके निवारण के लिए अदालत में कोई आवेदन दायर किया गया है। विधेयक में निर्दिष्ट किया गया है कि आर्बिट्रेशन संबंधी किसी फैसले पर स्टे दिया जाता है आवेदन के लंबित रहने के बावजूद अगर अदालत को इस बात का विश्वास है कि संबंधित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या फैसला धोखाधड़ी का या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था। यह बदलाव 23 अक्टूबर 2015 से प्रभावी माना जाएगा। मध्यस्थता की अर्हता क्या होगी? तो एक्ट एक अलग अनुसूची में मध्यस्थ की अर्हता, अनुभव और एक्रेडेशन के नियमों को निर्दिष्ट करता है। अनुसूची के अंतर्गत शर्तों में कहा गया कि मध्यस्थ को 1961 के एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत वकील होना चाहिए और उसे 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या उसे इंडियन लीगल सर्विस का एक अधिकारी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मध्यस्थ पर लागू सामान्य नियमों में यह भी शामिल है कि उन्हें भारतीय संविधान का जानकार होना चाहिए। विधेयक में इस अनुसूची को हटा दिया गया और कहा गया कि मध्यस्थ की अर्हता, अनुभव और एक्रेडिटेशन के नियमों को रेगुलेशन द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। अब हम लोग करेंगे उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1999, उसके बाद ऑक्सीजन। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। वीडियो बड़ा होने से आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। तो आज जो आपका परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 का पार्ट 23 है, पार्ट 19 है, यहीं तक है। आधे को हम 50% को पार्ट 20 में करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।